वेलकम ब्रिलियंट ब्रेन सब्सक्राइबर्स। और अगर नहीं किया है तो कर लीजिए प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशंस फॉर द कमिंग वीडियोस एंड लाइक द वीडियो टिल लास्ट। काइंडली लाइक एंड शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। अभी हम आगे बढ़ते हैं, टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। हम कवर कर रहे हैं नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत के अंदर राष्ट्रवाद, क्लास 10th में हिस्ट्री के अंदर चैप्टर 2, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन आता है और 3 मार्क्स का इसमें से आपका मैप वर्क भी आता है। इससे पहले की वीडियो के अंदर हमने क्या देखा कि गांधी जी और खिलाफत कमेटी एक हो जाते हैं, दोनों मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभालने की कोशिश करते हैं। उस कोशिश के अंदर असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। असहयोग आंदोलन चला, काफी लार्ज स्केल पर फैला ये भारत के अंदर, दोनों कमेटीज हिंदू और मुस्लिम एक साथ आने के बाद। लेकिन चीज क्या रहती है यहाँ पे कि अलग अलग जगह के लोग इस आंदोलन में भाग जरूर ले रहे थे, लेकिन उनके लिए स्वराज का अर्थ फ्रीडम का अर्थ अलग अलग था। अलग अलग चीज में वो उसको एज्यूम कर रहे थे। लाइक अगर बागान के जो मजदूर थे उनकी बात करें तो उनको खेतों से, उन बागानों से, प्लांटेशन से बाहर जाने की परमिशन नहीं होती थी, उनको वहीं पर चारदीवारी के अंदर बंद रहना होता था। तो उनका आंदोलन करने का मतलब क्या था कि उनको उन दीवारों से बाहर जाने की परमिशन मिल जाएगी, वो अपने घर अपने गांव में जा सकेंगे। अब हम देखते हैं कि शहर के अंदर ये किस तरीके से फैला और किस किस तबके के लोग ने किस तरीके से इसको एज्यूम किया। तो यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन टाउन्स, व्हाट वाज द कोर्स ऑफ स्प्रेडिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन टाउन्स, किस तरीके से ये फैलता है। सबसे पहली बात, सिटीज के अंदर द मूवमेंट इन सिटीज, शहरों के अंदर क्या मूवमेंट्स होती हैं कि जो लोग थे, जो सरकारी कॉलेजेस स्कूल्स में जाने वाले बच्चे थे, वो सभी एकजुट होकर सामने आते हैं, इसके खिलाफ मोर्चा संभालते हैं। अब बायकॉट ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस, जो स्कूल और कॉलेज में जाने वाले बच्चे थे, अदालत में जाने वाले वकील थे, टीचर्स थे, हेडमास्टर्स थे, मतलब जो भी गवर्नमेंट की तरफ से, ब्रिटिशर्स की तरफ से इंस्टीट्यूशन बनाया गया था, उन सब में जाने वाले लोगों ने, विद्यार्थियों ने उसका बहिष्कार किया। बायकॉट ऑफ काउंसिल इलेक्शंस, इसके बाद काउंसिल इलेक्शन होने थे, मीन्स जो परिषद थी, जिला परिषद, उसके लिए इलेक्शन होने थे। तो कांग्रेस ने कहा कि हम इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लगभग हर प्रेसिडेंसी के अंदर इसका बायकॉट किया गया, उसके अंदर पार्टिसिपेशन नहीं किया गया। सिर्फ मद्रास एक ऐसी प्रेसिडेंसी थी जहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था गैर ब्राह्मण लोगों ने, मीन्स जो ब्राह्मण कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते थे, उन्होंने उसके अंदर पार्टिसिपेशन किया। क्यों पार्टिसिपेशन किया? उनको लगता था कि अगर तुम इन इलेक्शंस में जीत जाते हो और परिषद का हिस्सा बन जाते हो तो तुम वो राइट ले सकोगे सारे, जो कि किसी एक ब्राह्मण को मिलते हैं। ब्राह्मणों को आपको पता ही है कि समाज में कैसा दर्जा दिया जाता है, तो वो इस चीज के लिए लालची हो गए थे, उन्होंने उसका बहिष्कार नहीं किया। नेक्स्ट है स्वदेशी। स्वदेशी अपनाने के ऊपर जोर दिया गया। किस तरीके से जोर दिया गया कि जो शराब की दुकानें थी, ठेके थे, उनकी पैकेटिंग की गई। पैकेटिंग का मतलब वहां धरने दिए गए, उनको सील कर दिया गया, बंद कर दिया गया। जो भी विदेशी सामान था उसको जला दिया गया और उसकी जगह पे खादी को पहनना और अपने ही देश में बनाई हुई चीजों को अपनाने के ऊपर जोर दिया गया। लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज के ऊपर और उद्योगपतियों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, वो क्यों पार्टिसिपेट कर रहे थे इस चीज के अंदर? वो इसलिए पार्टिसिपेट कर रहे थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उनको रेवेन्यूज बढ़ा दिए गए थे, उनके ऊपर इनकम टैक्स लगा दिया गया था, आय के ऊपर भी उन्हें कर देना पड़ता था। और वो ब्रिटिश सरकार से क्या डिमांड कर रहे थे कि इनको कम करो, लेकिन ब्रिटिश सरकार ऐसा कर नहीं रही थी। जब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया तो उन्होंने बढ़ चढ़कर इस चीज के बीच में भागीदारी की। सबसे ज्यादा भागीदारी की थी मध्यम वर्ग के, मिडिल क्लास लोगों ने सिटीज के अंदर। उसके बाद इन लोगों ने, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इन्होंने भी पार्टिसिपेशन किया क्योंकि ये रेवेन्यूज घटवाना चाहते थे। तो ये था इम्पैक्ट ऑन सिटीज ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के। अलग अलग तबके ने किस तरीके से पार्टिसिपेशन इंडस्ट्रीज वालों ने और काउंसिल्स का बायकॉट किया गया, इस तरीके से किया। अब यहाँ पे जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बढ़ा तो ये आंदोलन की जो आग थी वो गांव तक भी पहुंची, कंट्री साइड तक भी पहुंची। लेकिन कंट्री में मीन्स
विलेज बोला जा रहा है यहाँ कंट्री साइड का मतलब, अगर आप लोग कंफ्यूज हो जाएं तो। रूरल एरिया में लोग अलग अलग तरीके से आंदोलन को ले रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया कि बागान मजदूर किस तरीके से ले रहे थे। तो दो तरीके थे, गांव में लोग जमींदारों से और तालुकदारों से बड़े परेशान थे। तालुकदार कौन से, जो पट्टे पे जमीन लेते थे, मींस टू ठेके पे जमीन ले लेना। तो उनको एक तो क्या था कि जमीन को बार बार बदल देते थे ताकि कोई ये ना कहे कि मैं तो इतने सालों से इस जमीन के ऊपर जुताई कर रहा हूँ और ये मेरी अपनी जमीन है। हर साल 6 महीने में उनको बदलना पड़ता था, चाहे क्रॉप्स उनके ऐसे भी खड़ी होती वो भी उनको छोड़नी पड़ती। सबसे बड़ी समस्या ये थी। दूसरी जमींदारों से वो क्या परेशान थे कि वो रेवेन्यूज लगान बड़े सख्त तरीके से उनसे वसूल करते थे। तो किसानों में तालुकदारों और जमींदारों के प्रति बड़ा ही रोष था। तो क्वेश्चन रेज होता है, दो तरीके से हो सकता है। डिस्क्राइब द कोर्स ऑफ स्प्रेडिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन कंट्री साइड एरियाज। तो दो इंसिडेंट मेन फेमस है इसके लिए, वो मैं भी क्लियर करा देती हूँ। ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप दोनों ही लिखेंगे या दोनों में से कोई एक लिखेंगे, अगर डिपेंड करता है 3 मार्क्स में कि 5 मार्क्स में, मार्क्स के अकॉर्डिंग आप कोई एक एलोबरेट कर सकते हैं। अगर स्पेसिफाइड आपसे पूछा जाता है, डिस्क्राइब मूवमेंट लेड बाय बाबा रामचंद्र इन अवध, यहाँ पे किसानों से रिलेटेड है ये। अवध के अंदर बाबा रामचंद्र नाम का एक सन्यासी के नाम से वो जाना जाता था, उसने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लीडरशिप दी थी। तो किस तरीके से देता है, movement was led by the peasants, tribals and local leaders like बाबा रामचंद्र सन्यासी ऑफ अवध। गांव के अंदर किसानों के द्वारा या जो कबीले वाले लोग थे या जो लोकल लीडर्स थे, पंचायत के आप सरपंच वगैरह लगा सकते हैं, ऐसे लोग उसकी लीडरशिप कर रहे थे गांव के अंदर, असहयोग आंदोलन को बढ़ावा दे रहे थे। तो यहाँ पे स्पेसिफिक नेम आएगा बाबा रामचंद्र सन्यासी, जो कि कहां से बिलोंग करते थे, अवध से। 1 मार्क्स में क्वेश्चन रेज होता है कि हु वाज लीडिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन अवध, बाबा रामचंद्र सन्यासी। द मूवमेंट हियर वाज नॉट अगेंस्ट तालुकदार्स एंड सॉरी यहाँ पे वाज अगेंस्ट आएगा। The movement was against तालुकदार्स and landlords who were demanding very high rent and variety of other taxes। किसानों से वो रेंट मांगते थे और डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस मांगते थे। बेगार सर्विस उनसे मांगी जाती थी। बेगार यहाँ पे वर्ड आता है, बेगार का क्या मतलब है कि जो गरीब या लोग होते थे, किसान होते थे, नाई या धोबी तेली होते थे, उनसे काम करवाया जाता था दिन भर के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, लेकिन उनको मजदूरी नहीं दी जाती थी उस चीज की। तो जो फ्री ऑफ कॉस्ट काम करना पड़ता था उसको बेगार बोला जाता था। तो इस तरह के काम भी उनको करने पड़ते थे, इसलिए वो तालुकदारों और जमींदारों से परेशान थे। इन मैनी प्लेसेस नाई धोबी बंस वर ऑर्गेनाइज्ड बाय द पंचायत टू डिप्राइव द लैंडलॉर्ड्स ऑफ द सर्विसेज ऑफ बार्बर्स, कोबलर्स एंड वॉशरमैन। अब वहां पे आंदोलन को किस तरीके से उन्होंने फॉलो किया, ये तो रीजंस थे कि यहाँ किसने किया, क्यों कर रहे थे वो ऐसा, किस तरीके से किया। जमींदार लोग बेगार लेते थे किनसे, नाई से, धोबी से, तेली से, इनसे मतलब काम कराते थे और उनको कोई उनको पे या उनको मुआवजा उसके लिए वो चीज नहीं देते थे, पैसे नहीं देते थे मीन्स टू से। तो पंचायतों ने क्या कहा कि नाई और धोबी बंद कर दिया जाए, मीन्स अब ये जमींदारों के घरों में जाकर काम नहीं करेंगे, बेगार पे उनको अपनी सर्विस नहीं देंगे। वेरियस किसान सभाज वर एस्टेब्लिश्ड। एक बार जवाहरलाल नेहरू जी जाते हैं अवध में, वो लोगों की समस्याओं के बारे में पूछने के लिए, उनके दुख दर्द को साझा करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर वो रामचंद्र बाबा सन्यासी के साथ मिलकर ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और 1 महीने के अंदर ही गांव के अंदर जो नियर अबाउट एरियाज थे गांव के, लगभग 300 से ज्यादा ऐसी किसान सभाएं बन जाती हैं जो कांग्रेस के साथ मिलकर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को आगे बढ़ाती हैं। द हाउसेज ऑफ तालुकदार्स एंड मर्चेंट्स वर अटैक्ड। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग की भावना थी कि इनको सहयोग नहीं देना है, मीन्स अपनी सर्विसेज इनको नहीं देनी है, वो धीरे धीरे वॉयलेंस में क्रिएट होने लग जाती हैं, बदलने लग जाती हैं। किस तरीके से कि किसान जो थे, तालुकदारों और जो मर्चेंट थे, व्यापारी थे बड़े बड़े, उनके घरों में तोड़फोड़, दंगे फसाद, आगजनी, इस तरह की हरकतें करने लग जाते हैं। तो एक इंसिडेंट कंट्री साइड का, गांव के एरिया का, रूरल एरिया का ये है। सेकंड है आपका आता है गुडम रेबलियन। गुडम क्या है? गुडम आंध्र प्रदेश के अंदर एक हिली एरिया है। वहां के जो ट्राइबल कम्युनिटी आप कहें, ट्राइबल कौन सी जनजाति समूह होते हैं जो कि जंगलों के अंदर रहते हैं, वहां पे रेबलियन होता है। और वहां की रेबलियन की लीडरशिप कौन करता है? अलूरी सीतारमन राजू। यहाँ पे अवध में कौन करता है? बाबा रामचंद्र सन्यासी। और
गोडेम हिल्स के अंदर, पहाड़ियों के अंदर कबीला भी आप इसे बोल सकते हैं, वहां का नेतृत्व कौन करता है? अलूरी सीतारमन राजू। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी होती है। ये गांधी जी को मानता भी है, लेकिन उनके बनाए हुए नियम जो रूल थे नॉन वायलेंस के, उसको फॉलो नहीं करता है और अपने आप को बहुत कुछ ये बताता है। अभी आपको एक्सप्लेन करते हैं। वो किसके खिलाफ रेबेलियन कर रहे थे? किसान तो तालुकदार और जमींदारों के खिलाफ कर रहे थे। ये कर रहे थे फॉरेस्ट लॉज के खिलाफ। फॉरेस्ट लॉज क्या थे कि ब्रिटिशर्स ने जंगलों के अंदर जो लोग फ्रीली घूमते थे, कबीले वाले, वहां की चीजों को यूज करते थे, लकड़ी के लिए, ईंधन के लिए लकड़ियां लेना, पशुओं को चराना, शहद इकट्ठा करना, तो जो बड़े बड़े जंगली एरिया थे उनके अंदर उनकी एंट्री को बैन कर दिया था, प्रोहिबिटेड कर दिया था। तो ये फॉरेस्ट लॉ था। और जो कबीले में रहने वाले लोग थे उनका तो जीवन उसी पे डिपेंड था। तो वो फॉरेस्ट कानूनों के खिलाफ, जंगल कानूनों के खिलाफ खड़े हो गए थे और उसका नेतृत्व किया अलूरी सीतारमन राजू ने। द रेबल्स प्रोक्लेम दैट ही वाज एन incarnation of God as he could make correct एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस एंड हील पीपल। वो अपने आप को क्या कहता था कि मैं भगवान का अवतार हूँ। कौन कहता था? अलूरी सीतारमन राजू। मैंने बोला कि वो बड़े इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी था। तो किस तरीके से था? वो ये कहता था कि मैं भगवान का अवतार हूँ। क्यों हूँ? कि वो ज्योग्राफिकल, जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस होती थी, बता सकता था कि अब क्या होने वाला है। एक तरह से ज्योतिष टाइप आप उसको कह सकते हैं, इस तरीके से। और वो लोगों को हील कर सकता था। मीन्स टू से कोई बीमारी से अगर जूझ रहा है तो वो ठीक कर सकता था। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर ऐसे उसको लगता था कि मैं तो भगवान का अवतार हूँ, इसलिए मैं ये सब कर पाता हूँ। लोगों को वो यही बोलता था। जहां ये ऐसी बातें करता था वहां वो गांधी जी की महानता के ऊपर भी बातें करता था और गांधी जी की नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से वो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था, जो असहयोग आंदोलन चला हुआ था। अब बातें तो हर जगह फैलती हैं, शहर से चला गांव तक आया, तभी तो लोगों ने उसमें पार्टिसिपेशन किया। और उसने लोगों को किस बात के लिए गांधी जी से प्रभावित होकर इंस्पायर किया कि आप शराब पीना छोड़ दो और विदेशी कपड़ों को पहनना छोड़ दो, खादी का उपयोग करो। लोगों ने उसकी बातें मानी भी, क्योंकि अंधविश्वास, सुपरस्टिशियस उस टाइम ज्यादा था। तो वो अपने आप को भगवान का अवतार कहता था, लोगों के अंदर पॉपुलर था, तो लोगों ने उसकी बातें मानी भी। जहां वो गांधी जी का फॉलोअर था, दूसरी ही साइड वो एक चीज और बोलता था। क्या बोलता था? कि इंडिया कुड बी लिबरेटेड ओनली बाय द यूज ऑफ फोर्स। अहिंसा के दम पर भारत आजादी नहीं पा सकता। आजादी लेने के लिए, इन अंग्रेजों से निपटने के लिए हमें एग्रेसिव रूप लेना होगा, लड़ाई करनी होगी, वायलेंस करनी होगी। द गोडेम रेबल्स attacked police station, attempted to kill Britishers and carried on guerrilla warfare for achieving Swaraj. Raju was arrested and executed in 1924। तो जो गोडेम हिल्स के जनजाति के लोग थे वो अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण भी करते थे, उनको मार भी देते थे ब्रिटिशर्स को। किस लिए? स्वराज लेने के लिए। उनके लिए स्वराज का क्या मतलब था? कि उनको जंगलों में एंट्री करने की परमिशन मिल जाए। उनके लिए सिर्फ इतना ही था। लेकिन क्या होता है, इसके लिए वो गुरिल्ला युद्ध प्रणाली अपनाते थे, जो टीपू सुल्तान के टाइम में आपने पढ़ा कि टीपू सुल्तान गुरिल्ला युद्ध में बहुत ही निपुण था, कि छिपकर जो वार किया जाता है जंगलों में। कई बार आप फिल्मों में भी देखते होंगे कि लोग पेड़ों से, कई बार इधर से कई बार उधर से, मतलब जिसके ऊपर अटैक किया जाता है उसको समझ ही नहीं आता कि वो कहाँ से क्या रहा है। दैट वाज कॉल्ड गुरिल्ला टेक्निक। तो ये गोडेम हिल्स वाले लोग इसको फॉलो करते थे। 1924 में उसको पकड़ लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है और एग्जीक्यूटेड मीन्स उसको फांसी दे दी जाती। लेकिन उस टाइम तक तो वो गोडेम हिल्स के लोगों के अंदर एक मतलब वो कहते हैं ना, मसीहा बनके फेमस हो चुका होता है। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग।